अब आ जाते हैं सिगमंड फ्राइड की लाइफ की तरफ। अच्छा, एक चीज आपने जहन में रखनी है जो आप इसकी बायोग्राफी से भी सीखोगे सिगमंड फ्राइड की, कि जो साइकोलॉजिस्ट है ना, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी लाइफ से चीजों को ऑब्जर्व करके अपनी थ्योरीज डेवलप की। उनमें से एक सिगमंड फ्राइड है, जिसने अपनी लाइफ को एक कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म के तौर पर, एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक पेशेंट के तौर पर पेश किया और खुद ही उसको ऑब्जर्व किया और थ्योरी दी। ये आपको इसकी बायोग्राफी में देखने को मिलेगा। अभी अंडरस्टैंड कीजिएगा, इससे आपको ना सिर्फ साइकोलॉजी को समझने में मदद मिलेगी बल्कि आपकी अपनी लाइफ को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। The early years, Freud was born in 1856 in Freiburg, Moravia. His father was a relatively unsuccessful wool merchant. 1856 में पैदा हुआ, फादर वूल मर्चेंट थे। When his business failed in Moravia, he moved to the family Leipzig, Germany. वहां पर कामयाब नहीं हो तो जर्मनी चला गया। And later Freud was when Freud was forced to Vienna, बाद में वियना चला गया, where Freud remained for almost 80 years. वहां पर फिर 80 साल वो रहा। When Freud was born, his father was 40 years old and his mother was only 20 years थी उसकी माँ की उम्र, बाप की 40 साल। द फादर वाज स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेरियन। ये बात इसको याद रखिएगा, इसका जो फादर था वो स्ट्रिक्ट था और अथॉरिटेरियन था, ठीक है, रोब शोब डालने वाला था, सख्ती करने वाला था। फ्रॉइड लेटर रिमेंबर्ड हाउ मच हॉस्टिलिटी एंड एंगर ही फेल्ट टुवर्ड हिम व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप। वो कहते हैं कि जो फ्राइड था ना, उसने बाद में बताया कि जब वो बड़ा हो रहा था तो अपने फादर पर गुस्सा आता था, या आप इसको कह सकते हैं कि फादर से वो नफरत करने लग गया था। ही ऑल्सो फेल्ट सुपीरियर टू हिज फादर एज अर्ली एज एज 2। वो अपने फादर से खुद को सुपीरियर समझना शुरू हो गया था। फ्राइड्स मदर वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड शी वॉज एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव। इस पैराग्राफ को भी अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसकी थ्योरी को समझने में हेल्प मिलेगी। उसकी मदर जो है बहुत अट्रैक्टिव थी, एंड शी वॉज एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव एंड लविंग टुवर्ड हिम, और वो उसकी केयर भी करती थी, उससे प्यार भी करती थी सिगमंड फ्राइड से। हर फर्स्ट सन, चूंकि वो उसका फर्स्ट सन था ना, पहला बेटा था। फ्राइड फेल्ट अ पैशनेट इवन सेक्सुअल अटैचमेंट टू हर। ये वाली बात, वो बेसिकली, वो वैसे तो उसकी तरफ अट्रैक्टेड था ही बेटे के तौर पर, लेकिन सेक्सुअली भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था, ठीक है। अ रिलेशनशिप दैट सेट द स्टेज फॉर हिज कांसेप्ट ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। इसने एक कांसेप्ट दिया था ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। वो कहते हैं ये जो इसका खुद का एक्सपीरियंस था ना, कि उसको अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन हो रही थी, ठीक है, यही बेस थी उसके ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की। इसी को ऑब्जर्व करके उसने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दिया था कि एक बेटा मदर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और फादर से क्या करता है, आप कह सकते हैं जेलसी फील करता है। जैसे मैंने ऊपर बता दिया कि उसने बोला है कि मैं जेलसी फील करता था, या गुस्सा आता था मुझे, या नफरत करता था। फादर से क्या करता है, जेलसी फील करता है, और मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का ये कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं मेरा यही जो एक्सपीरियंस था ना, इसी बेस पे ये कॉन्सेप्ट बना था ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। एक था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, उसमें बेटी जो है वो फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है और मदर से जेलसी फील करती है। अच्छा, वो ऑडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसने नहीं दिया था, याद रखिएगा, इसने सिर्फ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दिया था। As we will see, much of Freud's theory reflected and built on his own experiences as a child. आप वो कहते हैं कि इसकी जो थ्योरी है वो इसके खुद के एक्सपीरियंसेस पे ही डिपेंड करती है, आपको मिलेगी। अच्छा, फ्राइड्स मदर टुक प्राइड इन यंगर सिगमंड फ्राइड, कन्विंस्ड हिज वुड बिकम अ ग्रेट मैन। वो मतलब इस पर बड़ा उम्मीदें थी इसके कि ये अच्छा बड़ा आदमी बनेगा। इसको खुद पर कॉन्फिडेंस था, एम्बिशन टू सक्सीड, ड्रीम्स ऑफ ग्लोरी एंड फेम। इसको फेम हासिल करने का बड़ा शौक था। शोइंग द इम्पैक्ट ऑफ द मदर्स कंटिन्यूइंग अटेंशन एंड सपोर्ट, ही रोट। अब ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको भी समझिएगा, ये वाली। शोइंग द इम्पैक्ट ऑफ हिज मदर्स कंटिन्यूइंग अटेंशन। अब वो मदर उसकी, चूंकि उससे बहुत उसकी केयर करती थी, उससे प्यार करती थी, उसकी केयर कर मतलब कि उसका ख्याल रखती थी। अब वो कहता है, ये इसने खुद लिखा है सिगमंड फ्राइड ने, अ मैन हु हैज बीन द इंडिस्प्यूटेबल फेवरेट ऑफ हिज मदर। वो कहता है कि वो इंसान जो अपनी मदर का फेवरेट होता है, या इस तरह कह सकते हैं, वो इंसान जिसकी माँ उसका बहुत ख्याल रखती है, केयर करती है, keeps for life the feeling of a conqueror, that confidence of success that often induce a real success। वो कहते हैं इस चीज से उस शख्स को ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता है, ऐसी आप कह सकते हैं एनर्जी मिलती है कि वो जिंदगी में कामयाब होता चला जाता है। वो जो सोचता है ना,
वो एक्चुअल में उसको कॉन्फिडेंस, वो उसकी सक्सेस उसको मिल जाती है जिंदगी के अंदर। ये इसका कहना था कि अगर मदर बच्चे के साथ बहुत ही अच्छा सलूक करे, उसके साथ मोहब्बत से पेश है, उसकी केयर करे, ठीक है, उसका ख्याल रखे, तो फिर वो कहते हैं कि वो कामयाब हो जाता है बच्चा। ये इसका कहना था। अच्छा, देर वर 8 चिल्ड्रन इन द फैमिली। आठ ये इसकी फैमिली में 8 बच्चे थे। 2 ऑफ देम हिज अडल्ट ब्रदर्स, दो इससे बड़े ब्रदर भाई थे, वो शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे। फ्रॉइड रिजेंटेड देम, अब ये इंटरेस्टिंग एक और चीज है। Freud resented them all and grew jealous whenever another competitor for his mother's full attention and affection was born. जब इसका कोई और बच्चा इनके घर में आता या पैदा होता, तो वो फिर इससे क्या करता, या पैदा होता या फिर उसकी मदर की जो है ना फुल अटेंशन ले लेता, तो उस वक्त क्या करता था, ये जेलस होता था उससे, ये उससे जेलस होता था। क्यों? क्योंकि उसकी सारी जो अटेंशन है वो मदर उसकी तरफ चली जाती थी, मदर की इसकी तरफ नहीं जाती थी, फिर ये पीछे रह जाता, इससे इसलिए वो जेलसी फील करता था। इस कॉन्सेप्ट को ना वो जो है एल्फ्रेड एडलर उसने मजीद इसको एक्सप्लेन किया है बेहतर वे में, ठीक है, जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं। अच्छा, फ्रॉम एन अर्ली एज ही एग्जिबिटेड अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत ये इंटेलिजेंट था। इसके साथ साथ फैमिली की सपोर्ट ने कहते हैं इसको मजीद इंटेलिजेंस बना दिया, इसको बहुत सपोर्ट की जाती थी, इसकी स्टडी का बहुत ख्याल रखा जाता था, घर में शोर नहीं किया जाता था ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, ठीक है, उसको खाना भी खुद ही उसके रूम में पहुंचा दिया जाता था ताकि इसका टाइम वेस्ट ना हो। इसके स्पेशल इसके कमरे में लैंप लगा हुआ था, बाकी सब लोग मोमबत्तियां यूज करते थे। अच्छा, फ्राइड एंटर्ड हाई स्कूल अ ईयर अर्लियर देन was typical and was frequently at the head of his class. He was fluent in German and Hebrew, ये लैंग्वेज बोल लेता था। इसके साथ साथ लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश वगैरह में भी मास्टर था ये। और उसके बाद ये बेसिकली इसके डिफरेंट वो ये इंटरेस्ट थे। एज अ यंगस्टर ही इंजॉयड रीडिंग शेक्सपियर इन इंग्लिश, शेक्सपियर को पढ़ना पसंद करता था, इसके बहुत से इंटरेस्ट थे। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है हमारे समझने के लिए कि इसके डिफरेंट इंटरेस्ट से डिफरेंट चीजों में इंटरेस्ट रखता था, लेकिन ये मेडिसिन की तरफ गया। यानी कि इंटरेस्ट इंसान के एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब आपने एज अ करियर किसको चूज करना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। इट वाज नॉट दैट ही वांटेड टू बिकम अ फिजिशियन, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, बट रादर ही बिलीव दैट द स्टडी ऑफ मेडिसिन वुड लीड टू अ करियर इन साइंटिफिक रिसर्च। वो कहता है ये इसका साइंटिफिक रिसर्च की तरफ है, इसका करियर बन जाएगा अगर इस तरफ जाता है तो, विच वुड इन टर्न ब्रिंग हिम द फेम सो ही स्ट्रांगली वांटेड एंड फेल्ट डिजर्व्ड। इससे उसको लगता था कि मुझे वो फेम मिलेगी जिसका उसने ख्वाब देखा हुआ था या जो वो फेम चाहता था। उसके बाद आ जाते हैं इसका कोकेन एपिसोड। कोकेन एपिसोड क्या था, ये उस वक्त कोकेन यूज कर, मैं इसको शॉर्टली बता देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये ना इसने कोकेन उस वक्त यूज करना शुरू कर दी थी जब वो इलीगल नहीं थी, यानी कि जब पाबंदी नहीं थी उस पर, तो इसने यूज करना शुरू कर दी। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये खुद यूज करता था बल्कि ये दूसरों को भी इसकी तरबियत देता कि यार ये बहुत अच्छी चीज है। इन 18, मतलब कि ये दूसरों को कहता था कि ये अगर आप अपने अच्छे दिनों को, अपने बुरे दिनों को अच्छा बनाना चाहते हो और अच्छे दिनों को मजीद अच्छा बनाना चाहते हो, तो इसको ना कोकेन को यूज किया करो, क्योंकि ये एक नशा है ना, तो ये आपको डोपामीन देता है, डोपामीन देता है तो आप अच्छा फील करते हो, प्लेजर फील करते हो। अच्छा, इन 1884 ही पब्लिश एन आर्टिकल अबाउट कोकीन बेनिफिशियल इफेक्ट। इसने इसके बारे में आर्टिकल लिख दिया कि कोकीन के यूज के कितने फायदे हैं। बाद में फिर इस पर इल्जाम आया कि कोकीन जितनी भी फैली है या जो ये तबाही फैला रही है उसमें इसका भी रोल है। बाद में इसने बड़ी कोशिश की कि अपनी हिस्ट्री से ये दाग मिटा सके, रेज कर सके, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद ये अपने 1884 से लेकर 1896 तक ये यूज करता, लेकिन उसके बाद फिर ये शराब पीना शुरू हो गया उसकी जगह पर, यानी कि रिप्लेस कर दिया उसने। तो ये भी एक तरह से नशा ही रहा है अपनी जिंदगी के अंदर। अच्छा, फाइंडिंग द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ न्यूरोसिस। अब न्यूरोसिस जो है ना, हमने देखा था कि न्यूरोसिस, हाँ जी खदीजा, अभी तक लिखा क्यों नहीं अगर आपका क्वेश्चन है तो? स्ट्रक्चरलिज्म होगा पहला, सबसे पहला स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा, अ चाइल्ड एज अ चाइल्ड, ये सब बातें याद रखना और इनको समझना, ये सब कैसे पॉसिबल है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, फाइंडिंग द सेक्सुअल बेसिस ऑफ न्यूरोसिस। अब यहां पर स्टार्ट होगा इसका जो कंट्रोवर्शियल चीज है ना, वो वाली। इसने बोला कि न्यूरोसिस जो है ना, यानी कि जो हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह होते हैं, वो हमारी सेक्सुअल होती है। सेक्सुअल डिजायर्स या हमारी पर्सनैलिटी की जो सेक्सुअल साइड है ना, या हमारी पर्सनैलिटी का जो सेक्सुअल एस्पेक्ट है, वो इसकी वजह होता है। इंटरेस्टिंग चीज है, समझिएगा। रिलेटिवली माइल्ड मेंटल इलनेस, न्यूरोसिस क्या होता है? रिलेटिवली माइल्ड मेंटल इलनेस इन्वॉल्विंग सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, हाइपोकॉन्ड्रिया,
बट नॉट अ रेडिकल लॉस ऑफ टच विद रियलिटी। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं कहते हैं ये न्यूरोसिस होते हैं, ये सारे डिसऑर्डर, बट ये है कि इसमें क्या होता है कि रियलिटी से ताल्लुक नहीं टूटता। फ्रॉइड स्टडीज सेवरल मंथ्स इन पेरिस विद द साइकियाट्रिस्ट जीन मार्टिन चारकोट, इसके साथ ये पढ़ा। अ पायनियर इन द यूज ऑफ हाइप्नोसिस, सबसे पहले उसने यूज किया था हाइप्नोसिस को। हु अलर्टेड फ्राइड टू द पॉसिबल सेक्सुअल बेसिस ऑफ न्यूरोसिस, इसने फ्राइड को बताया कि भाई जो न्यूरोसिस की वजह वो सेक्सुअल होती है ज्यादातर। फ्राइड ओवरहर्ड, वहां पर उसने सुना इससे चारकोट से दैट अ पर्टिकुलर पेशेंट्स प्रॉब्लम वाज सेक्सुअली इन ओरिजिन। एक पेशेंट का उसने ना चारकोट ने जिक्र किया, उसने बोला कि इसकी जो रीजन थी ना इसके इशू की, वो सेक्सुअल थी, वो बेस क्या थी, सेक्सुअल थी। कैसे? इन दिस सॉर्ट ऑफ केस चारकोट सेड इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ द जेनिटल्स, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। ये चारकोट है, इसने इस पर स्ट्रेस देते हुए बोला कि जो हमारे नफसियाती मर्ज होते हैं ना, अमराज होते हैं ज्यादातर, उसकी जो बेस होती है ना वो ज्यादातर आपको मिलती है सेक्सुअल एस्पेक्ट के अंदर। हमारी पर्सनैलिटी का, जो हमारी जिंदगी का सेक्सुअल एस्पेक्ट है। लो किस एक्सपर्ट का पता क्या कहना है? ये कहना है, आप सब लोग मेच्योर हो तो थोड़ा सा इसको बात को समझिएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि सोने और खाने के बाद जो थर्ड हमारी नीड है ना, वो है सेक्स। ये सेक्सुअल नीड इतनी स्ट्रांग है ना, इतनी स्ट्रांग है, ये आपको जिंदगी के अंदर आपको मुतमईन भी कर सकती है। यानी कि अगर आपकी ये नीड एक लीगल वे में पूरी हो रही है और अच्छे से पूरी हो रही है, तो आप जिंदगी के अंदर बहुत ही सेटिस्फाई रहते हो और अपने करियर पर, अपने गोल्स पर और अपने लाइफ के अंदर जो आपने विजन बनाया होता है उस पर बहुत अच्छे से आप कहते हो काम करते हो और उसको अचीव कर लेते हो। लेकिन अगर वो कहते हैं कि ये वाला एस्पेक्ट आपका छुपा रह जाए या कंप्लीट ना हो या पूरा ना हो सके, तो फिर आपको कहता है जहनी मरीज बनने से कोई नहीं बचा सकता। ये इनका कहना था, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो ये इसने इतना स्ट्रेस दिया, वो कहता है कि इट ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ द जेनिटल, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, यानी कि ये जो सेक्सुअल एस्पेक्ट है उस पर जोर देने की कोशिश कर रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। When Freud returned to the Vienna, he was again reminded of the possible sexual origin of emotional problem. इसने फिर वो इस पर काम किया, ठीक है, और जानने की कोशिश किया। और कोलीग डिस्क्राइब्ड अ वुमेन पेशेंट्स एंजाइटी। अब ये एक पेशेंट आया, उनके पास औरत थी, वो एंजाइटी थी उसको, विच द थेरेपिस्ट बिलीव स्टेम्ड फ्रॉम हर हस्बैंड्स इंपोर्टेंस। अब वो कहते हैं कि इसका बेस है ना, इस एंजाइटी की जो जड़ है वो इसके हस्बैंड का रवैया है। इसके हस्बैंड का उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन ना बनाना है। इंपोर्टेंस का मतलब होता है नामर्द होना, बेसिकली मैं क्लियरली बात कर लेता हूं, ठीक है। हस्बैंड्स इंपोर्टेंस, द हस्बैंड हैड नेवर हैड सेक्सुअल रिलेशंस विद हिज वाइफ इन 18 इयर्स ऑफ मैरिज। 18 साल की शादी है लेकिन वो कभी भी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं की उसने। तो वो कहते हैं यही बेस है उसकी एंजाइटी की। अदरवाइज अगर ये इतना इंपॉर्टेंट ना होता तो फिर वो वाइफ कंप्रोमाइज करके जिंदगी गुजारती रहती। हमारी सोसाइटी के अंदर जो बेचारी औरतें हैं जिनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, या जो जिनके हस्बैंड मतलब के कंट्री के अंदर नहीं होते, तो वो उनको अगर आप जहनी तौर पर देखें ना, तो वो आपको जहनी तौर पर बीमार नजर आएंगी, ठीक है। मतलब ये बहुत से मसाइल की वजह बनता है, ये इनका कहना है। अच्छा, उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स एंड हिज ओन सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने भी उसने कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की है, इंसिडेंट की बात की भी की है और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स की बात भी की है जो उसने ऑब्जर्व किए। फ्रॉइड वाज लेड टू कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेक्सुअल बेसिस फॉर इमोशनल डिस्टर्बेंस। क्या आप इमोशनली ज्यादातर डिस्टर्ब होते हो, वो सेक्सुअल बेसिस उसके पीछे होती हैं। Hypnosis क्या होता है? Hypnosis can be seen as a waking state of awareness in which a person's attention is detached from his or her immediate environment। यानी कि environment से उसकी तवज्जो हटा दी जाती है, उसकी खुद की फीलिंग्स, थॉट्स, इमेजिनेशंस पर, कॉग्निशन पर उसकी तवज्जो लगाई जाती है और फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको समझा जाता है, स्टडी किया जाता है। उसके बाद एक और इसने चीज दी थी, सडक्शन थ्योरी ऑफ सडक्शन थ्योरी। सडक्शन थ्योरी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द सडक्शन थ्योरी, हिस्टेरिकल पेशेंट्स, यानी कि वो पेशेंट जिनको हिस्टीरिया होता है, हिस्टीरिया के जो पेशेंट होते हैं, सफर फ्रॉम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। वो कहते हैं इनको ना चाइल्डहुड के अंदर सेक्सुअली अब्यूज किया गया आता है, इसलिए ये हिस्टीरिया के पेशेंट हो जाते हैं। इट इज अ पैराडॉक्स दैट फ्राइड हु एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स इन इमोशनल लाइफ एक्सपीरियंस सो मेनी पर्सनल सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल तजाद है कि इसने खुद बात की है सेक्सुअल इंपॉर्टेंस की इमोशनल लाइफ के अंदर, और खुद भी बहुत सी सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ये मुब्तला रहा है। फ्राइड्स पर्सनल फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अबाउट सेक्स surfaced in the form of neurosis in the same way he believed sexual difficulties affected his patients।
वो कहता है कि इसके जो सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, उसकी वजह से ये न्यूरोसिस में भी गया है, न्यूरोसिस मतलब रहा है इसको। एंड इन द सेम वे ही बिलीव सेक्सुअल डिफिकल्टीज अफेक्टेड हिज पेशेंट्स के जो सेक्सुअल डिफिकल्टीज है उसके पेशेंट्स ने उसके पेशेंट्स को उसने बेसिकली सेक्सुअल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, उन्होंने उसने इफेक्ट किया है नेगेटिवली। इन हिज 40s ही एक्सपीरियंस अ सिवियर न्यूरोटिक एपिसोड। इसको न्यूरोटिक एपिसोड्स आती रही है जिसके अंदर मतलब कि माइंड नॉट इंटेंजिबल टू कॉन्शियसनेस, माइंड के अंदर ऐसे ख्याल आते थे जो अंडरस्टैंड नहीं किए जा सकते थे, जो समझ नहीं आते थे। ठीक है, उसके बाद क्लाउडी थॉट्स, वेल्ड डाउट्स, इसके साथ साथ माइग्रेन वगैरह भी इसको होता रहा है, हेडेक वगैरह, यूरिनरी प्रॉब्लम भी होती रही है। उसके साथ साथ इसको मतलब मरने के ख्यालात भी आते रहे हैं। feared for his heart, anxious about travel and open spaces, ये सारी चीजें इसको रही हैं। फ्रॉइड डायग्नोज हिज कंडीशन एज एंजाइटी न्यूरोसिस एंड न्यूरोस्थेनिया। आपने खुद ने इसको डायग्नोज किया है, एंजाइटी न्यूरोसिस और न्यूरोस्थेनिया। ये क्या होता है? अ न्यूरोटिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस, वरी, डिस्टर्बेंस ऑफ डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। ये प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ रही होती हैं जो जिसको इसने न्यूरोस्थेनिया का बोला। फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ एक्चुअल न्यूरोसिस इज दस अ थ्योरी ऑफ हिज ओन न्यूरोटिक सिम्टम्स। इसने जो खुद को न्यूरोसिस का बोला है, वो कहते हैं कि इसके अपने सिम्टम्स जो इसने ऑब्जर्व किए थे उस पर डिपेंड करता था, यानी कि उसी पे बेस किया था इसके जो ये जो न्यूरोसिस की थ्योरी है या न्यूरोसिस का कॉन्सेप्ट है। अब आगे आ जाते हैं चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज फैक्ट और फैंटेसी। अब चूंकि इसने बोला था कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपका अनकॉन्शियस, दूसरा आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। उसके अंदर जो इसने एक और बात बोली थी कि जो सेक्सुअल अब्यूज है ना, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है बच्चे पर असरअंदाज होने में, या बच्चे की जो पर्सनैलिटी बाद में डेवलप होनी है उस पर। अब यहाँ पर दो चीजें थी। एक तो जब इसके सामने कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, इसके पास पेशेंट आए, तो फिर एक क्वेश्चन रेज हुआ कि जो सेक्सुअल अब्यूज है, चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज, ये फैक्ट है या फैंटेसी है? ये वाकई होता है या फिर ये एक ख्वाब है या इमेजिनेशन है? तो इस पर इसने बहुत मतलब काम किया। इसने पहले इसको पता चला, इसके मतलब जो पेशेंट इसके पास आते थे ना, वो बताते थे कि हमारे साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है बचपन में। जब चूंकि हम हिस्ट्री लेते हैं ना, हिस्ट्री के अंदर हम नहीं, हमारे यहाँ पर नहीं लोग बताते, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री या दूसरे ना यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां पर लोग ओपनली ये चीजें बता देते हैं कि जी मेरे साथ ये सेक्सुअल अब्यूज होता रहा है। और कौन करता रहे ये भी बताते हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर यहाँ पर बड़े बड़े, क्या बताएं, बड़े बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन वो ओपन नहीं होते, बताता नहीं है कोई। ठीक है, तो इसलिए वो चीजें छुप जाती हैं, इसलिए बहुत से मसाइल बाद में बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। खैर, अच्छा, वो कहते हैं फैक्ट है या फैंटेसी है। अब यहां पर कंफ्यूजन इसको ये हुआ, वो कहता है यार जिस हिसाब से, एक तो ये पता चल गया कि ये जो प्रॉब्लम है ना वो सेक्सुअल है, या अब्यूज हुआ है, या सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या सेक्सुअल डिफिकल्टीज हैं जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब इशू ये था कि यार कहता है कि जितनी तादाद में मेरे पास लोग आ रहे हैं ना, ये सेक्सुअल अब्यूज के केसेस लेके बताते हैं कि मेरे साथ ये सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम है, या उससे पूछा गया उसके सिम्टम्स की वजह से, क्या क्या आपको कभी सेक्सुअल अब्यूज का सामना करना पड़ा है? तो उन्होंने बोला हाँ जी करना पड़ा है। तो कंफ्यूजन अब यहाँ पर ये होगी कि यार इतनी तादाद में केस आ रहे हैं, तो ये क्या वाकई ही ये ऐसा होता है या ये फैंटेसी है? फैंटेसी का मतलब है कि वो इस हद तक या तो उनको ख्वाब आता है, या इस हद तक वो इमेजिनेशन में होता है उनके साथ कि वो उनको रियल लगता है, उसका इंपैक्ट भी जो होता है ना वो रियल होता है। मिसाल के तौर पर, मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं, सॉरी, कि एक बच्चे को ख्वाब आया, एक बच्चे को ख्वाब आया कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए कि सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। वो कहता है कि वो ख्वाब की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि वो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो एक्चुअल में उसके जो असरात हुए ना, एक्चुअल में उसकी लाइफ पर हो गए, एक्चुअल में उसकी पर्सनैलिटी पर शो हो गए। ठीक है, जब वो बड़ा हुआ वो वाले, हालांकि वो ख्वाब था, लेकिन वो इंटेंसिटी उसकी इतनी ज्यादा थी कि वो उसकी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होना शुरू हो गए, इस तरह कि जैसे वो एक्चुअल में हुआ होता है। तो ये वहां पर डाउट था कि यार ये वाकई होता है या ये फैंटेसी है। तो बाद में उसको थोड़ा सा इसका लगा कि यार ये इस हद तक इतनी इंटेंसिटी के वो फैंटेसी भी सम टाइम है ना, लग रहा होता है कि जैसे एक्चुअल में हुआ है। वो उनको लगता है कि एक्चुअल में हो, या फिर जब वो सिम्टम शो होते हैं तो वो लग रहा होता है कि यार ये सिम्टम उस वजह से शो हुए हैं। लेकिन बाद में उसने ये बोला, बाद में लास्ट में आके उसने ये तस्लीम कर लिया कि वाकई ही सेक्सुअल अब्यूज होता है। और इवन ये घर के अंदर बहुत करीब लोग भी होते हैं जो इसमें मुब्तला होते हैं या जो कर रहे होते हैं। ठीक है, बाद में इसने क्या किया, ये सारी चीजें निकालने के बाद, तलाश करने के बाद कि हाँ जी ये सेक्सुअल अब्यूज होता है और बहुत ज्यादा होता है। और जो जब इसने ये बात की थी ना कि सेक्सुअल अब्यूज बहुत से मसाइल की वजह बनता है, तो उस वक्त के जो लोग थे ना, वो इसकी बात से एग्री नहीं करते थे। लेकिन आज वो कहते हैं जिस हद तक ये कॉमन हो गया है ना सेक्सुअल अब्यूज,
तो हो सकता है कि कहते हैं इसकी जो थ्योरी है ना ये सही साबित हो जाए कि ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम या सेक्सुअल अब्यूज है ना ये आपके मेंटल इश्यूज की वजह होता है, आपके जो मतलब के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी वजह होता है। ये शायद साबित हो जाए, मतलब जितना ये हो रहा है ना। तो बाद में इसने मतलब के अंडरस्टैंड कर लिया था कि वाकई सेक्सुअल अब्यूज होता है, लेकिन इसने उसको पब्लिश नहीं किया। क्यों? कहता कि अगर इसको पब्लिश कर दिया तो फिर हर घर के अंदर जो लोग हैं, मिसाल के तौर पर लोग फादर पर भी शक करना शुरू कर देंगे, भाइयों पर भी शक करना शुरू कर देंगे, ठीक है, चच्चे ताए पर भी शक करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए फिर इसने क्या थोड़ी सी वो ना अपनी थ्योरी को दबा लिया, इसने नहीं पब्लिश की। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी है मेरी ये। अब ये बात हो ही गई है सेक्सुअल अब्यूज की, तो आप लोग चूंकि हम अब बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा ख्याल किया करें अपने आसपास, है ना, बच्चों का खास तौर पर। बच्चों को कभी भी किसी के साथ अकेला ना छोड़ें। कोशिश किया करें कि वो अकेले ना हो, या जब आप कहीं बाहर जाएं या किसी के साथ लेके जाएं तो उसको उनको ना उनके साथ ना ख्याल रखा करें उनका। क्योंकि ये बहुत दफा ऐसा होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, चीजें ना ओपन नहीं होती, वो दबा ली जाती हैं, या बच्चा खुद दबा जाता है या फिर उसको मतलब ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे मसाले होते हैं, तो कोशिश किया करें क्योंकि ये इससे पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है बच्चे की। अच्छा, एनालाइजिंग द फ्राइड्स ड्रीम। अच्छा, ये जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन की बात की है, इसने अपने ड्रीम्स को खुद ही वो किया था, इंटरप्रेट किया था। कैसे किया था देख। अच्छा, फ्राइड साइको एनालाइज्ड हिमसेल्फ थ्रू द स्टडी ऑफ हिज ओन ड्रीम्स, अ प्रोसेस ही कंटिन्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अब वो देखो, उसने अपने आप को एनालाइज किया, अपने ही ड्रीम्स को एनालाइज करके, ठीक है, अपनी मतलब बेसिकली खुद को उसने स्टडी किया। देन ही स्टार्टेड, ही रोट अ फ्रेंड दैट द चीफ पेशेंट आई एम बिजी विद इज माई सेल्फ। वो कहता है कि मैं एक पेशेंट के साथ बिजी हूं और वो पेशेंट मैं खुद ही हूं। इसने अपने दोस्त को बताया। इट वॉज ड्यूरिंग हिज दिस पीरियड दैट ही परफॉर्म्ड हिज मोस्ट क्रिएटिव वर्क इन डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसने खुद पर ही काम किया और अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी को डेवलप किया। मतलब उस वक्त जब ये डेवलप कर रहा था, थ्रू द एक्सप्लोरेशन ऑफ हिज ड्रीम ही रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ मच हॉस्टिलिटी ही फेल्ट टुवर्ड्स हिज फादर। जब इसने अपने ड्रीम्स को एक्सप्लोर किया ना, इंटरप्रेट किया, तो इसको पता चला यार मैं तो अपने फादर की तरफ बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं नफरत रखता हूं, या कितना मैं अपने फादर को नापसंद करता हूं। ये उसको वक्त उसको रियलाइज हुआ अपने ड्रीम से। वैसे शायद उसको ना रियलाइज हो, लेकिन उसने ड्रीम्स को जब इंटरप्रेट किया तो उसको पता चला यार मेरे दिल में तो मेरे फादर के लिए बहुत वो है, मुखालफत है, या कह सकते हैं नफरत है। अच्छा, thus he formulated much of this theory around his own neurotic conflicts and childhood experiences। इसकी जो थ्योरी है अपने ही एक्सपीरियंस से के आसपास घूमती है, as filtered through his interpretations of his dreams, as he perceptively observed the most important patient for me was my own person। तो कहते हैं अपना पेशेंट मैं खुद ही था, खुद को मैंने ऑब्जर्व किया और चीजों को डेवलप किया। यहां से तीन चार चीजें हैं जो हमें समझनी है। एक तो ये है कि अपनी लाइफ को समझा करें, अपने जो अपने हालात एक्सपीरियंसेस को उनको समझा करें। अब ये देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके थेरीज दी हुई हैं। तो आप अपने लाइफ को समझ सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को समझ सकते हैं, उसके उनमें से जो सबक निकल रहा है उसको लोगों को बता सकते हैं। आप जो कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट है तो आप साइकोलॉजी के अंदर कोई थ्योरी भी बना सकते हैं। ये साइकोलॉजी का बंदा नहीं था, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर इतना ज्यादा ये देख लें इसने अपना रोल प्ले किया कि इसको भूला नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि साइकोलॉजी से फ्राइड को निकाल दे तो साइकोलॉजी इनकम्प्लीट है, कहा जाता है ये। अच्छा, इसके अलावा अब ये जहनी मरीज भी रहा है, उसके बाद ये नशा भी करता रहा है। जहनी मरीज हो जाना या नशा में पड़ जाना, इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो गई है, ठीक है, या आप आगे कुछ कर नहीं सकते। आप खुद पर कंट्रोल करके, खुद का इलाज करके या चीजों के साथ कंप्रोमाइज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। ये था बेसिकली कि अगर आपको लगता है ना कि मेरे अंदर कोई कमजोरी है, मैं पता नहीं कुछ कर सकूंगा या नहीं, या कर सकूंगा या नहीं, तो ये देख ले आपके सामने है। ये जहनी मरीज भी था और नशेई भी था, लेकिन इसके बावजूद ऐसा काम कर गया, ऐसा काम कर गया कि दुनिया इसको रहती दुनिया तक याद रखेगी। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, खुद को ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीजों को समझा जा सकता है और बहुत सारी चीजों को दूसरों को समझाया जा सकता है। ये सवाल इसका मैंने शायद आपको पहले भी कभी बताया कि नहीं बताया। जब मेरा पहला दिन था ना साइकोलॉजी की क्लास में, तो वहां जाने क्लास में जाने से पहले, एडमिशन लेने से पहले बहुत से सवाल आते मेरे जहन में। तो पहली पहली क्लास के अंदर पहला दिन था या दूसरा दिन था, कंफर्म नहीं है, लेकिन था वो स्टार्ट ही। मैंने टीचर से क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कहा मैम हम अपनी साइकोलॉजी को समझ के दूसरों को कितना समझ सकते हैं या समझा सकते हैं, अपनी अपनी नफ्सियात को समझ के। ये क्वेश्चन था। इस मतलब मैं बड़ा इसमें क्यूरियस था कि यार ये तो पता चले, अगर हम इसको खुद को समझ के बहुत से लोगों को समझा सकते हैं या समझ सकते हैं तो फिर तो काम ही बड़ा आसान है। तो मैडम ने थोड़ी देर सोचा और उन्होंने मुझे इसका आंसर नहीं दिया था।
कहती कि इस क्वेश्चन को ना हम कल डिस्कस करेंगे। आंसर मुझे पहले ही थोड़ा सा रियलाइज हो गया था कि यार आंसर यही है कि आप अपने आप को समझ के भी बहुत सी चीजें समझा सकते हो, बहुत कुछ समझ सकते हो। तो ये बेसिकली इसका आंसर था। तो ये अब आपके सामने सिगमंड फ्राइड को हमने पढ़ा है कि उसने अपनी लाइफ को ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस पर ये भी है, यानी कि इसके क्रिटिसिज्म में एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि इसने जो है ना अपने जो थ्योरी दी है ना, ये को बहुत बड़ा सैंपल लेके इसने थ्योरी नहीं दी, ठीक है। इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं है, इसकी वैलिडिटी नहीं है इसकी थ्योरी की। क्यों? क्योंकि ये इसने खुद पर ही, मतलब कि खुद को एक्सपीरियंस करके, खुद के जो एक्सपीरियंसेस हैं, खुद के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, या खुद की लाइफ को इसने ऑब्जर्व किया और थ्योरी डेवलप कर दी, इसलिए इस पर क्रिटिसिज्म किया जाता है। वो उसके नजरिया सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म था। तो आप खुद को समझ के, खुद की नफ्सियात को समझ के बहुत कुछ समझ सकते हो, बहुत कुछ समझा सकते हो। तो ये तीन चार इसके हमारी लाइफ को लेके इसके अंदर लेसन थे। साइकोलॉजी के हवाले से तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है।